जंगपुरा गांव के मुखिया संजीवन जी की चिंता काफी बढ़ गई है क्योंकि उनके गांव में काफी लोग बीमार पड़ने लगे हैं। लोगों के इस बीमारी का कारण गांव का अस्वस्थ वातावरण को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया, हैजा जैसी अनेक बीमारियों ने जन्म ले लिया है। एक दिन गांव के मुखिया जी अपनी 8 साल की बिटिया के साथ अस्पताल की ओर जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात सैनिटेशन सुपरवाइजर से हो जाती है। दरअसल सैनिटेशन सुपरवाइजर की मदद से ही जंगपुरा गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरा प्रबंधन संभव हो सका था। नमस्ते संजीवन चाचा, इतनी सुबह सुबह परेशान हुए कहाँ चल दिए? नमस्ते बिटिया, बस यूं ही अस्पताल जा रहा था। क्या हुआ चाचा, सब खैरियत तो है ना? क्या बताएं, हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही एक एक कर अस्पताल का चक्कर लगा रहा है, जैसे हमारे गांव में हैजा मलेरिया ने अपना बसेरा ही बना लिया हो। हाँ दीदी, मेरे कई सारे दोस्त भी बीमार हो गए हैं। ऐसा क्या? हाँ बिटिया, कुछ समय पहले भी तो ऐसा ही मंजर था जब आपने ही सूखा व गीला कचरा प्रबंधन की सलाह दी थी। उसके बाद हमारे गांव में ऐसी कोई भी समस्या नहीं रह गई थी। तो क्या फिर कचरे की समस्या? अरे नहीं, अब तो हमारे साथ पूरा गांव ही कचरा प्रबंधन का ध्यान रखता है। सूखा और गीला कचरा एक नहीं होने देते और उनका निपटान भी बरोबर करते हैं। तो फिर इन बीमारियों की क्या वजह हो सकती है? यही तो हमारे भी पल्ले नहीं पड़ रहा। जरूर कहीं ना कहीं गंदगी का स्रोत गांव में है, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां फैल रही हैं। आप चिंता ना करें, आप अस्पताल होकर आइए, तब तक मैं गांव का एक चक्कर लगा लेती हूँ। धन्यवाद बिटिया, हम बस यूं गए और यूं आए। ठीक है, आपके गांव में मिलते हैं। सैनिटेशन सुपरवाइजर गांव के कुछ लोगों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं। तभी मुखिया जी वहां आ पहुंचते हैं। आइए आइए संजीवन चाचा, आप ही का इंतजार था। और बिटिया कैसी है अब? डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते की दवाई तो दी है, अगर ठीक नहीं हुआ तो जांच करवाएंगे। आप बताइए, इन बीमारियों का कुछ पता चला? जी, हमने कहा था ना, गांव में कहीं ना कहीं गंदगी का स्रोत जरूर है, क्योंकि ऐसी बीमारियां यूं ही नहीं फैलती। पर कैसे? आप देखिए जरा, हमारे गांव में तो कचरे का ढेर तो कहीं भी नहीं। हाँ चाचा, माना कि कचरे का ढेर नहीं, पर गंदले जल का ढेर तो पूरे गांव में ही दिख रहा है। गंदले जल का ढेर? अब ये क्या बला है? गंदला जल अपशिष्ट जल की श्रेणी में आता है, जो मल या मूत्र पदार्थ से दूषित नहीं होता है। इसमें घरेलू उद्देश्यों जैसे स्नान, बर्तन धोने, कपड़े धोने आदि से उपयोग के बाद का पानी शामिल होता है। हालांकि गंदला जल काले पानी की तुलना में काफी कम हानिकारक है, परंतु इसमें भी खतरनाक रासायनिक और जैविक कण होते हैं, जिसकी वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? सुपरवाइजर जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें गांव में फैली हुई इन बीमारियों से बस छुटकारा पाना है। इसका समाधान है गंदले जल का सही प्रबंधन। गीला और सूखा कचरा का प्रबंधन तो हमें समझ में आता है, अब ये गंदले जल का प्रबंधन कैसे करते हैं? सुरक्षित रूप से प्रबंधित गंदला जल वेक्टर जनित रोगों और पानी से होने वाली बीमारियों में कमी लाने में मदद कर सकती है। यदि गंदले जल का उचित प्रबंधन किया जाए तो यह मीठे पानी की मांग के बोझ को भी काफी हद तक कम कर सकता है। इसके लिए आप सबको कचरा प्रबंधन की तरह ही गंदले जल के प्रबंधन के लिए भी 3 R को समझना जरूरी है। 3 R यानी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज। अरे वाह चाचा, आप तो अंग्रेजी भी जान गए। पर यहाँ 3 R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिचार्ज। अब जरा हम सबको इनका मतलब भी समझा दीजिए। जी चाचा, इसके बारे में समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। रिड्यूस यानी पानी का कम उपयोग करना जरूरी है, यानी जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और अनावश्यक पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा ना करने से एक तो पानी की खपत ज्यादा होने से गांव में पानी की कमी होती है
और दूसरा नालों में भी ज्यादा गंदा पानी जमा होता है जिससे बीमारियां पनपती हैं। दूसरा रीयूज मतलब पानी का पुनः उपयोग करना, यानी रसोई घर या स्नान घर से निकलने वाले पानी को इकट्ठा कर इस पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाना चाहिए। ऐसे पानी का प्रयोग अपने किचन गार्डन की सिंचाई, बगीचों या अन्य कई इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऐसा करने से पानी की खपत भी कम होगी और पानी यहाँ वहाँ जमा होने से भी बचेगा। और तीसरा आर है रिचार्ज, यानी पुनर्भरण करना, जो गंदला जल को कम करने और मीठे पानी के उपयोग को प्रतिस्थापित करने पर केंद्रित है। बिटिया, पानी का कम उपयोग और पुनः उपयोग तो समझ में आया, पर यह पुनर्भरण? मुखिया चाचा, प्रत्येक घर जो ताजे पानी का उपभोग करता है वह अनिवार्य रूप से गंदला जल भी उत्पन्न करता है। ऐसे जल को भूजल या पुनर्भरण करके वापस जमीन में भेजा जा सकता है, जिससे मीठे पानी की आवश्यकताओं पर बचत होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मीठे पानी का संकट और गंदले जल की समस्या आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इन दोनों समस्याओं का समाधान भी एक दूसरे पर आश्रित है। यही नहीं, गंदले जल में रोगाणुओं की मात्रा भी कम होती है, इसीलिए इसमें कार्बनिक सामग्री मलीय जल की तुलना में जल्दी से विघटित हो जाती है, जिसके कारण यह सिंचाई के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी के एक स्थायी स्रोत के रूप में पुनः प्रयोज्य बनाती है। तो फिर पुनर्भरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी तो बता दीजिए। गंदला जल प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्भरण विधि के दो विकल्प हो सकते हैं। पहला घरेलू स्तर पर और दूसरा सामुदायिक स्तर पर। ये क्या है सुपरवाइजर दीदी? छोटे ग्राम पंचायतों, गांवों में घरेलू दृष्टिकोण जैसे व्यक्तिगत सोख गड्ढे, लिच पिट, मैजिक पिट, किचन गार्डन का अधिकतर किया जाता है। ऐसे गांवों में जहां तक संभव होता है घरेलू स्तर के उपचार इकाइयां स्थापित की जाती हैं, और ऐसे मामलों में जहां ऐसी घरेलू इकाइयां संभव नहीं है वहां समूह स्तर या सामुदायिक स्तरीय इकाइयां निर्धारित की जाती हैं। समझ गए बिटिया। अब मैं भी ब्लॉक पदाधिकारी से मिलकर अपने गांव में पहले घरेलू स्तर पर बनने वाली पीठ का निर्माण करवाऊंगा, ताकि गंदला जल का प्रबंधन किया जा सके। हाँ, अगर अपने गांव में बीमारी और दूषित वातावरण से निजात पाना है तो फिर घर घर में गंदला जल प्रबंधन के लिए सोख गड्ढे, लीच पिट, मैजिक पीट बनवाना है। यही नहीं, पानी का कम व पुनः उपयोग कर जंगपुरा गांव में फैले गंदला जल से भी बचाना है और अपने गांव में पनपे बीमारी को मिटाना है। सही कहा आपने, जहाँ गंदला जल नहीं वहीं है जीवन सही। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं ITC मिशन सुनहरा द्वारा जनहित में जारी।